हेलो। 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 हाँ, आ रहे हैं ना। देखिए, आज से आपका टीपीए चलेगा भाई। आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि ये कानून कहाँ कहाँ काम करेगा। एक तो संपत्ति के ट्रांसफर में काम करेगा, यानी कि जब आपका संपत्ति का अंतरण होगा उस समय काम करेगा। दूसरा, आपका जो लोग एलएलएम की प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए भी आपका टीपीए काम करेगा। और फिर जो सिविल जज हैं उसमें प्री में भी हैं और मेंस में भी, यानी कि एलएलएम में भी काम करेगा आपका। सिविल जज वाले परीक्षा में भी प्री और मेंस में काम करेगा। और आपका माने जो समाज है वहाँ भी काम करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है। तो टीपीए जब भी शुरू करिए, देखिए आपका शुरुआती दौर से 4-5 लेक्चर पढ़ाए गए थे पहले, लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका समाप्त करने के उद्देश्य से आपका इसको रोका गया था, तो फिर एक बार हम शुरुआती दौर से शुरू कर रहे हैं ताकि आपका जो भूला होगा वो भी रिवीजन हो जाए। आइए देखा जाए आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, यानी कि इसको शॉर्टकट में कहा जाता है टीपीए। और फुल नाम इंग्लिश में है आपका, कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अंतरण को कभी काल संक्रमण भी कहते हैं। भाई अगर दे दे कि संपत्ति संक्रमण अधिनियम, मान लीजिए आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वह भाई जो हिंदी में वाक्य आ रहे हैं आपका किताब से आयोग वाले या जो भी एक्सपर्ट है नहीं बना रहे हैं। आपका ट्रांसफ़र जैसे कि आपका गूगल पर सर्च किए और ट्रांसफ़र का जो शब्द आया शुद्ध हिंदी संक्रमण उसी को लिख दिए, तो कई लोग भाई ये समझेंगे कि ये संक्रमण क्या है। तो संक्रमण आपका मतलब कि आपका ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र मतलब अंतरण, यानी कि इसका जो नाम है आपका संपत्ति संक्रमण अधिनियम भी दे सकता है। तो घबराना नहीं है, चाहे ट्रांसफ़र दे या हिंदी में अंतरण दे या संक्रमण दे, यानी कि आपका टीपीए की ही बात कर रहा है। अब जो शब्दशः देखा जाता है, एक तो हम प्रॉपर्टी देखेंगे शब्दशः, दूसरा ट्रांसफ़र या संक्रमण या अंतरण देखेंगे, और तीसरा अधिनियम क्यों लिखा गया है, क्यों नहीं कोड या संहिता लिखा गया। क्योंकि कुछ कानूनों में आप देखेंगे कि संहिता लिखा रहेगा यानी कि कोड, और कुछ कानूनों में आपका अधिनियम लिखा है यानी कि एक्ट लिखा रहेगा। देखिए, जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, सबसे बड़ी कमी जो टीपीए की है वह ये है कि प्रॉपर्टी के अंतरण का तो प्रावधान करती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है इसको टीपीए नहीं बताती। तो आपका प्री का पहला क्वेश्चन मिला कि टीपीए के अंतर्गत यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी या संपत्ति को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो आपका जवाब रहेगा इनमें से कोई नहीं। ये नहीं कि मार दीजिएगा कुछ और, आपका क्या जवाब रहेगा, नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आखिर किसको डिफाइन किया गया है, दूसरे पॉइंट पर आना है।
तो संपत्ति तमाम प्रकार की होती हैं, जैसे कि मूवेबल हो गई यानी कि चल, दूसरा आपका इमूवेबल यानी कि अचल, इसके बाद मूर्त यानी कि कारपोरल जो दिखाई दे, और उसके बाद अमूर्त संपत्ति यानी कि जो दिखाई न दे, जैसे आपका गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ख्याति हो गई, ये सब दिखाई नहीं देती फिर भी आपका संपत्ति है। जैसे कि आपका इस समय बौद्धिक संपदा चल रहा है, कानून भी अब बन चुका है, तो बौद्धिक संपदा है, ये सब दिखाई नहीं देते, इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी है अर्थात अमूर्त संपत्ति, तो इसे भी प्रॉपर्टी माना जा रहा है। यानी कि वर्तमान समय में हम आगे बताएंगे संपत्ति के बारे में डिटेल में, लेकिन शुरुआती दौर में ये जानना है कि वर्तमान समय में जो संपत्ति है वह काफ़ी विस्तृत अर्थ रखती है। तो अब अगला क्वेश्चन ये आया कि प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया है, तो किस प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है? आपका चल संपत्ति को डिफाइन किया गया है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी को, कि इमूवेबल यानी कि अचल यानी कि अस्थावर भी इसे कहते हैं, इमूवेबल को। ये भी पूछ सकता है कि टीपीए में क्या परिभाषित है, चल संपत्ति अचल संपत्ति दोनों इनमें से कोई नहीं। या ये भी मॉडल बन सकता है कि टीपीए में क्या परिभाषित है, मूवेबल प्रॉपर्टी दे देगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी दे देगा, फिर प्रॉपर्टी दे देगा यानी कि संपत्ति दे देगा, और एक दे देगा उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी किसी भी हाल में नहीं मारना है, केवल एक चीज परिभाषित है, अचल संपत्ति, यानी कि चल और संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा देखिए, संपत्ति आगे बताया जाएगा डिटेल में। दूसरा जो शब्द आपका टीपीए में आया है, जो आपका वह आपका आया है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब हुआ अंतरण या हस्तांतरण, यानी कि जब एक व्यक्ति आपका बैठिए जब एक व्यक्ति अपनी संपत्ति में के स्वामित्व को या कब्जे को या हित को दूसरे व्यक्ति को देता है, तो उसको हम अंतरण कहते हैं। अंतरण की परिभाषा जरूर दी गई है और ये हम डिटेल में देखेंगे सेक्शन 5 में। यानी कि अब दूसरा पॉइंट आया कि क्या ट्रांसफर शब्द को टीपीए में परिभाषित किया गया है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा किया गया है। और किस सेक्शन में हम आगे देखेंगे 5। अब अधिनियम पर आइए। अधिनियम का मतलब कानून होता है, तो आप कहेंगे कि भाई संहिता का भी मतलब कानून होता है, और आपका अधिनियम का भी मतलब कानून होता है। तो दूसरा अगला पॉइंट ये आया कि आखिर कोड न लिखकर इस कानून में एक्ट या अधिनियम क्यों लिखा है, जबकि सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी में संहिता अंत में है, यानी कि कोड है। तो इसका भाई इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, सतर्क रहना इंटरव्यू के लिए। आपका जवाब ये होना चाहिए कि कोड एग्जॉस्टिव होता है और एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं होता। यही एक लाइन बताइएगा कि कोड और एक्ट में क्या अंतर है। अगर कोई पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए कि कोड एग्जॉस्टिव होता है और एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं होता। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि जिस कानून के लास्ट में संहिता रहती है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस विषय से संबंधित वह कानून है, लगभग सभी प्रावधान उसी कानून में एक जगह समाहित रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपका सीपीसी हुआ, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड या संहिता लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिविल मामलों की प्रक्रिया से संबंधित जितने नियम हैं सीपीसी में लगभग समाहित कर दिए गए हैं।
इसके इसके बाद आपका सीआरपीसी में भी कोड है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका मतलब ये हुआ कि आपराधिक मामलों से संबंधित जितने नियम हैं सीआरपीसी में लगभग 99% नियम क्या कर दिए गए हैं, समाहित। और जब लॉर्ड मैकाले बताया भी गया था कि जब आईपीसी बनाया था तो जितने संभव अपराध हो सकते थे सभी अपराधों को इंडियन पेनल कोड में समाहित कर दिया था, एक जगह एकत्र कर दिया था। फिर एक बार इसको समझिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। जब भी कहीं कोड आए इसका मतलब ये हुआ कि वह कानून अपने आप में एब्सोल्यूट है, पूर्ण है, यानी कि जिस विषय से संबंधित हैं उस विषय में पूरा प्रावधान करता है। और जब भी कहीं आपका एक्ट आए, अधिनियम आए, वह एग्जॉस्टिव नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो टीपीए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये टीपीए एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि संपत्ति अंतरण के बारे में इस कानून में पूर्ण प्रावधान नहीं किया गया है। तो आखिर यानी कि पूर्ण प्रावधान नहीं है, कुछ प्रावधान हैं और कुछ प्रावधानों के लिए आपको अलग कानून पढ़ना पड़ेगा। अब कौन कौन से कानून हैं जहाँ जहाँ और प्रावधान है वह डिटेल में बताते समय हम बताएंगे। यानी कि हमने अभी शाब्दिक अर्थ निकाला कि द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मतलब क्या हुआ, यानी कि यह कानून एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी के हस्तांतरण की चर्चा करेगा और हस्तांतरण के बारे में बताएगा। दूसरे पॉइंट जो आपको देखना है वह आपका कंसेप्चुअल देखना है और वह देखना है टाइम पर लाकर। यानी कि यह कानून आपका, फिर एक बार याद रखिए, आप लोग देख रहे हैं कि ये जो कानून है लास्ट में लिखा है 1882, अर्थात अब यहीं से आपका शुरुआत भी कर देना है और यहीं से दो चार कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो इंटरव्यू और प्री में भी बनते हैं। यानी कि 1882 में अब ये देखना है कि किसका शासनकाल था, अंग्रेजों का शासनकाल था। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमने नहीं बनाया, कौन बनाए, अंग्रेज। तो दूसरा पॉइंट ये उठता है कि आखिर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून वर्तमान में भारत में क्यों लागू है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस आए तो अभी हम बताएंगे आर्टिकल 372 यानी कि अनुच्छेद 372। पहले तोड़ लिया जाए। अनुच्छेद 372 के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा अनुच्छेद 395। फिर आपका जो पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 13 पढ़ना है, 13 का क्लॉज वाइज भाई, 13 का 1 पढ़ना है। इसके बाद आपका आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 बी पढ़ना है, यानी कि क्लॉज 3 का उप क्लॉज बी। इसके बाद जो आपको पढ़ना पड़ेगा 300 आर्टिकल 366 का क्लॉज 10 यानी कि अनुच्छेद 366 का खंड 10। और इसके बाद आपका 32 पढ़ना पड़ेगा और 2 to 6। यानी कि जब आपका इसी के साथ हम कोरिलेट करेंगे जो ये आधार हैं, वर्तमान समय में ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जब भी आर्टिकल 32 पढ़िए कम से कम आपका 2-3 अनुच्छेद पढ़ लेना है। एक अनुच्छेद पढ़ेंगे 225, दूसरा अनुच्छेद 395, फिर आपका 141 हम पढ़ाएंगे। यानी कि आजकल ये पूछ रहा है, बेस पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन आपका ये मैंने बिहार शुरू कर दिया है, नेट में पहले आता था लेकिन अब कंपटीशन में आपका बता दिया जाए। जो बिहार आयोग हैं वह कॉन्स्टिट्यूशनल बेस यानी कि संवैधानिक आधार पूछने लगा है। तो जब भी संवैधानिक आधार पूछे
तो आज 4-5 संवैधानिक आधार अलग अलग भी बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपका टीपीए पर किया जाए तब कोरिलेट किया जाएगा। देखिए यानी कि भाई कोई समस्या हो तो बताइए भाई, नहीं तो आगे बढ़ा जाए, बीच में ना बोलिए। देखिए आपका ये कानून 1882 में बनाया गया। उस समय कानून का निर्माण अंग्रेजी सरकार करती थी, और अंग्रेजी सरकार जो करती थी, कैसे कानून बनता था अंग्रेजों के ज़माने में, ये थोड़ा हमें जानना है। देखिए अंग्रेजों के ज़माने में आपका एक तो गवर्नर जनरल या वायसराय होते थे, और उनकी परिषद या काउंसिल होती थी। जैसे कि वर्तमान समय में हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, इसको काउंसिल या परिषद मान लिया जाए, और गवर्नर जनरल या वायसराय से जोड़ लीजिएगा भारत के प्रेसिडेंट को या भारत के राष्ट्रपति को। तो वर्तमान समय में कैसे कानून बनते हैं, लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा पास कर दे, और जब आपका कौन एसेंट या अनुमति अपनी प्रदान कर दे, राष्ट्रपति। तो उस समय थोड़ा समझिए कैसे कानून बनते थे। गवर्नर जनरल की परिषद विधेयक पास करती थी, और विधेयक जब परिषद द्वारा पास कर दिया जाता था, बिल कहा जाता है, तो आपका वायसराय या गवर्नर जनरल अपनी एसेंट देता था, अनुमति प्रदान करता था। और जिस तारीख को मैं लगातार बता रहा हूँ कई कानूनों में, जिस तारीख को अनुमति प्रदान किया जाता है, वहीं अधिनियम बनने की तारीख या उस कानून के निर्माण की तारीख या बनने की तारीख होती है। और इसको हम बताएंगे भी टीपीए में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस हो जाए तब छोटी छोटी बातें बताया जाएगा। तो आखिर उस समय आपका ये कानून गवर्नर जनरल की परिषद ने पास किया होगा, और तत्पश्चात गवर्नर जनरल या जो भी वायसराय ने अनुमति प्रदान की होगी, तब आपका बना होगा। अब जब कानून कभी काल बनता था, तो एक और आपका लॉ कमीशन भी देख लेना है, विधि आयोग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम लिखवाएंगे, पहले समझिए। अभी जो ये लॉ कमीशन होता था, तो 3 लॉ कमीशन याद रखना है, फर्स्ट लॉ कमीशन, सेकेंड लॉ कमीशन और थर्ड, तीनों याद करके जाइएगा। प्रथम विधि आयोग, सेकेंड विधि आयोग, और आपका थर्ड या तृतीय विधि आयोग। तो फिर एक बार इसको बताकर तब आगे बढ़ा जाए। प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर आईपीसी का निर्माण किया गया था भारत में। सेकेंड लॉ कमीशन के सिफारिश या रिकमेंडेशन पर प्रथम बार सीपीसी बनी, और हो सकता है पूछ ले कि टीपीए का निर्माण किस लॉ कमीशन की सिफारिश पर हुआ, तो थर्ड यानी कि तृतीय, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का निर्माण तृतीय विधि आयोग की सिफारिश पर किया गया। फिर अब यहाँ से बैक होइए। अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को भारत में बने रहने, इनफोर्स रहने, प्रवर्तित रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। तो जितने अंग्रेज कानून बनाकर चले गए, उसका एक ही आर्टिकल बेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, वह है आपका कह सकते हैं 372। अब अनुच्छेद 3 यानी कि ये समस्या उत्पन्न होती है कि भारत आज़ाद हो गया, भारत के लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गवर्न होने लगे, तो ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को भारत में आज भी बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है, अर्थात संविधान में कहीं इन्हें ग्रहण किया गया है, कहीं इन्हें स्वीकार किया गया है, अर्थात इंग्लिश में क्या कहीं इनको एडाप्ट किया गया है,
तो आपका जवाब रहेगा एडॉप्शन किया गया है, ग्रहण किया गया है, सभी कानूनों को स्वीकार कर लिया गया है, प्रवर्तित रखा गया है। किस आर्टिकल के तहत? 372। अब 372 कहता क्या है आपका, ये अगले पॉइंट पर देखना है। 372 दो तीन बातें बताता है आर्टिकल। पहली बात ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 के पहले जितने कानून भारत में इनफोर्स थे, लागू थे, वे संविधान के लागू होने के बाद भी भारत में लागू रहेंगे जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा उसे रिपील या समाप्त या निरसित न किया गया हो। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब तक अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून भारत में निरसित या समाप्त न कर दिया जाए, तब तक वह कानून बना रहेगा और हमारे यहाँ लागू भी रहेगा और हम पढ़ते भी रहेंगे। अब समस्या ये आई कि भाई निरसित कौन कर सकता है, समाप्त कौन कर सकता है? और एक तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा थी, जो संविधान बना सकती थी, तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किसी कानून को समाप्त भी कर सकती थी। और संविधान सभा ने ऐसा किया, सक्षम थी। और आर्टिकल तुरंत आगे बढ़ जाना है, कौन से अनुच्छेद के तहत? 395। अर्थात हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या भारत की संविधान सभा ने अनुच्छेद 395 के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दो कानूनों को रिपील कर दिया, निरसित कर दिया, समाप्त कर दिया। दो कानून याद करके जाइएगा। पहला भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो क्या टीपीए को समाप्त किया कि नहीं किया? नहीं किया। आईपीसी को समाप्त किया कि नहीं? नहीं किया। एविडेंस को समाप्त किया कि नहीं? नहीं किया। और कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त किया कि नहीं? नहीं किया। तो इसलिए हम लोग आज भी ये पढ़ रहे हैं, यानी कि अंग्रेजों का बोझ हम लोग आज भी ढो रहे हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए कानूनों से हम शासित भी हो रहे हैं। इसी में आपका पुलिस व्यवस्था भी आती है। उत्तराखंड में जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं 2007 में अपना नया कानून बना लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार वही पुराने कानून 1861 से गवर्न हो रही है। बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पुलिस के कार्य बढ़े, आपका तमाम चीज़ें परिवर्तित हुई, तो आप पुलिस के कानून को भी बदलिए और उदारवादी बनाइए, ताकि पुलिस की जिम्मेदारी हो और पुलिस मानवाधिकार का हनन न करे, लोगों का मूल अधिकार का हनन न करे। लेकिन यूपी में कोई सुनने वाला नहीं है। जब मुख्यमंत्री ही कहे कि अपराधियों छोड़ दो प्रदेश को, नहीं तो ठोक दिए जाओगे, तो पुलिस का मन तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। भाई आज अपराधियों को ठोकेगी और आपका उसके बाद आम जनता को ठोकेगी, कह देगी कि अपराधी था। भाई यही तो हो रहा है भाई। तो ये विधि के शासन के लिए बहुत खतरनाक है कि आपका पुलिस ठोकती जाए सबको। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को फिर कुछ गाइडेंस देना चाहिए ताकि ये सब घटनाएं रुके, क्योंकि ये सब समाज के लिए अच्छी नहीं है। और आपका ऐसे तो तालिबानी राज हो जाएगा, पुलिस मालिक बन जाएगी, तो न्यायालय का क्या काम? ठोक दे पुलिस से, न्याय करे ऑन स्पॉट, जैसे तालिबानी करते हैं, मार कर क्या करते हैं, लटका दिए, जनता देखे। तो आगे देखिए आपका, तो हमारी संविधान सभा ने टीपीए को निरसित नहीं किया, इसलिए अनुच्छेद, हाँ, संविधान सभा के बाद देखिए पार्लियामेंट भी सक्षम थी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को समाप्त कर दे
रिपील कर दे और नया कानून संपत्ति अंतरण के बारे में बना दे। लेकिन हमारी संसद ने भी आज तक इसे रिपील नहीं किया, अर्थात ये कानून आज भी भारत में लागू है और पढ़ ही रहे हम लोग कंपटीशन और ज्ञान के लिए, दोनों के लिए। तो आपका 372 बताया गया और आपका चूंकि रिपील नहीं है तो भाई आपका, और 372 के साथ हमने कौन जोड़ा, 395। अनुच्छेद 395 में दो कानून समाप्त हैं, तो एक कानून को सेविंग भी किया गया है, एक कानून को बचाया भी गया है। और वहीं से जाकर बिहार जे ने क्वेश्चन बना दिया कि प्रीवी काउंसिल के निर्णयों का भारत में आज भी आपका लागू रहने, प्रवर्तित रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। तो कई लोग पकड़ ही नहीं पाए, बड़े बड़े लोग गलत करके आए, और जिनका आधा एक नंबर से रुक गया उनसे जाकर पूछिए। तो भाई प्रयास करिए कि आपका लेक्चर से बाहर नहीं जाता। अब कौन कितना कवर करता है वो तो उसके ऊपर है, लेकिन लेक्चर से कभी भी क्वेश्चन आपका 90% कम से कम मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा 90 से भाई अधिक हो। पिछली बार एपीओ में आपका यूपी में लोग गिन कर आए, केवल एक क्वेश्चन पढ़ाने से बाहर गया था और 100 में 99 क्वेश्चन बना था। बस एक क्वेश्चन जो बाहर गया था वह पुलिस अधिनियम की धारा 7 से डेट पूछ लिया था, और वो कहीं भी किताब में नहीं था, यानी कि किताब में नहीं, वो मैंने अधिसूचना जारी की थी राज्य सरकार, वह एक डेट पूछ लिया था। तो भाई 90% आएगा। अब आप कितना कवर कर रहे हैं और लगातार एग्जाम लगे हुए हैं, यही समय है पूरी ताकत से पढ़ने का। भाई देखिए ज़्यादा लोग नए हैं, पुराने लोग वैसे भी नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं। मना भी किया जा रहा है कि भाई आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, थोड़ा भीड़ भी कम हो, ये भी हम भी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ न लगे। अभी पहले जैसी स्थिति नहीं है, तो आपका पुराने लोग ऑनलाइन ही पढ़ें, ठीक है। तो फिर एक बार देखिए भाई अनुच्छेद 395 में एक कानून, एक बचाव दिया गया है, सेविंग किया गया है, बचत किया गया है, यानी कि एक चीज़ को बचाया गया है। रट कर जाइए प्रीवी काउंसिल के निर्णयों को। अब पूछा जाता है कि प्रीवी काउंसिल के निर्णयों को भारत में वर्तमान में लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो आप कौन सा आर्टिकल मार कर जाएंगे, 395। आगे बढ़िए, यानी कि अनुच्छेद 395 के तहत टीपीए को रिपील संविधान सभा ने नहीं किया, और आपका भारत की संसद ने भी आज तक इसे रिपील या निरसित नहीं किया। अतः टीपीए आज भी भारत में लागू है और हम लोग पढ़ भी रहे हैं। अब अगला आइए, आपका नाम पर पहले चला जाए, उसके बाद आपका काम बताया जाएगा। देखिए आपका फिर एक बार ये इंटरव्यू में यूपी जे के पूछा गया, थोड़ा सतर्क रहना है। एक फिर एक कंसेप्ट अगला बनाइए, 26 जनवरी 1950 के पूर्व के जितने कानून हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसे एक स्पेशल नाम देता है, उसे एक विशेष नाम देता है, और वह जो नाम है इंग्लिश में लॉ इन फोर्स कहा जाता है और हिंदी में विद्यमान विधि। तो इंटरव्यू में जे के पूछा गया था। देखिए इंटरव्यू की भी तैयारी 5 दिन 10 दिन में नहीं होती, लगातार आप धीरे 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 पढ़ते रहेंगे और दो चार क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ये कोई चाहे कि हम मेंस निकल गया तो 10 दिन में पूरा इंटरव्यू की तैयारी कर लें, वो भी संभव नहीं है। ये जो लेक्चर दिए जा रहे हैं इसी में इंटरव्यू के भी लगातार क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि कौन इंटरव्यू में बना है। तो ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में बना है। एक तो कोड और एक्ट में अंतर बना है, भले प्री में ना आए। दूसरा आपका बना है लॉ इन फोर्स क्या होता है, तो बस एक लाइन जवाब देंगे, ऐसे कानून जो 26 जनवरी 1950 के पहले
भारत में लागू थे और 26 जनवरी 1950 से और इसके बाद आज भी यानी कि भारत में क्या है लागू है, उन्हीं को विद्यमान विधि या लॉ इन फोर्स कहा जाता है। दूसरा आपका बन सकता है कि लॉ इन फोर्स का डिफिनीशन कहाँ है, तो आपका दो जगह से कवर करेंगे। एक दिया गया है अनुच्छेद 13(3)(b) में और दूसरी डिफिनेशन लॉ इन फोर्स की आर्टिकल 366 का क्लाज 10 में। तो लॉ इन फोर्स यानी कि आपका फिर एक बार कवर करिए, जो एविडेंस है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आईपीसी है, टीपीए है इत्यादि, ये सब 26 जनवरी 1950 के क्या हैं, पूर्व के, यानी कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। इन सब का जो स्पेशल नाम होगा, याद रखिएगा एक लाइन में, लॉ इन फोर्स यानी कि विद्यमान विधि। ये अपने मन से नहीं बताया जा रहा, ये दो जगह स्पष्ट लिखा है। कहाँ कहाँ लिखा है, तो आर्टिकल 13 के यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 13(3)(b) में भी लिखा है और परिभाषा खंड कहाँ है 366, तो किस परिभाषा में, किस क्लाज में, 10 में भी लिखा है। अब इसके आगे बढ़िए, अब आपका अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 जानना है। देखिए अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए बना है, यानी कि संविधान पूर्व विधियों के लिए बना है। अर्थात आसान भाषा में 26 जनवरी 1950 के पहले के जो कानून हैं उनमें काम करेगा। तो कैसे काम करेगा, फिर एक बार देखिए। आर्टिकल 13 का क्लाज 1 ये बताता है कि ऐसा कानून जो 26 जनवरी 1950 के पहले का हो और आज भी भारत में लागू हो, यानी कि 26 जनवरी से भी वह भारत में क्या है लागू, समाप्त नहीं किया गया हो, और वह कानून हमारे फंडामेंटल राइट का विपरीत है, तो जिस मात्रा तक, जिस लिमिट तक, जिस सीमा तक वह हमारे मूल अधिकारों के, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, उस मात्रा तक वह कानून वाइड होगा। वाइड मतलब शून्य होगा, शून्य मतलब बातिल होगा, अर्थात दूसरी भाषा में अवैध या इलीगल, असंवैधानिक होगा, नल एंड वाइड होगा, ये हम बताए थे। तो आईएएस प्री में भी ये क्वेश्चन बना था कि उस मात्रा तक वह होगा, 2-3 बार मैं बता चुका हूँ, शून्य होगा, अवैध होगा, वैध होगा, इनमें से कोई नहीं। तो उस मात्रा तक वह क्या होगा, शून्य। पहली वरीयता वाइड पर देना है, शून्य मतलब उसका कोई मतलब नहीं होगा। एक उदाहरण देखिए तब सही रहेगा भाई। मान लीजिए टीपीए में कुल 137 सेक्शन है, ठीक, और हमारा फंडामेंटल राइट या मौलिक या मूल अधिकार दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, और कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब देखिए आपका अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 में इस पर जोड़ रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं और ये टीपीए है। अगर 137 धाराओं में से कोई भी धारा पूरी तरह या उसका कोई भी प्रावधान, उस मात्रा तक का मतलब क्या हुआ, या तो पूरा कानून या उसकी कुछ धाराएं पूरी तरह या पूरी धारा नहीं बल्कि धारा का क्या कुछ अंग या आधा भाग कहिए, कुछ शब्द भी कहिए। अगर टीपीए की 137 या 137 सेक्शन है और इन सेक्शनों में जो बातें लिखी गई हैं अगर वे हमारे मूल अधिकारों के क्या हो, अगेंस्ट हो, असंगत हो, विपरीत हो, यानी कि दोनों में टकराव उत्पन्न होता है, यानी कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती।
अर्थात टीपीए में कुछ और कहा गया है और हमारे मूल अधिकारों में कुछ और। तो बताइए कौन शून्य उस मात्रा तक होगा? टीपीए की प्रावधान की मूल अधिकार, टीपीए के प्रावधान यानी कि, और वहाँ हमारे फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार प्रिवेल करेंगे। इंग्लिश में प्रिवेल कहा जाता है, हिंदी में अभिभावी। अब आपको ये देखना है कि क्या टीपीए का कोई ऐसी धारा है जिसे उच्चतम न्यायालय ने वाइड घोषित किया हो, शून्य घोषित किया हो। अर्थात क्या कहीं उच्चतम न्यायालय को ये लगा है कि टीपीए की यह धारा मूल अधिकारों के विपरीत है? तो आज तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा। अर्थात टीपीए की कोई भी धारा वाइड नहीं है, याद रखिएगा, आज तक नहीं लगा। यानी कि 137 जो धाराएं हैं उनमें से कोई भी सेक्शन हमारे फंडामेंटल राइट के विपरीत नहीं है। अगर विपरीत रहता तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता? उस मात्रा तक उसे क्या घोषित कर देता? वाइड, शून्य। तो कोई अवैध धारा नहीं है, याद रखिए भाई। अगला देखिए आपका 2 अनुच्छेद और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। 2 अनुच्छेद आपको देखना है आपका, एक तो 32 देखना है और दूसरा 226। अब फिर एक बार देखिए, अगर टीपीए का कोई धारा या कोई सेक्शन या उसका प्रावधान हमारे मूल अधिकारों के अगेंस्ट रहता तो उच्च न्यायालय को भी पावर है कि वह उस मात्रा तक उस कानून को क्या घोषित कर दे? वाइड। और ये सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है उस मात्रा तक वह क्या घोषित कर दे? शून्य। तो सुप्रीम कोर्ट को पावर किस आर्टिकल में है? 32। और हाई कोर्ट को 226। ये जो शून्य घोषित करने की क्षमता है न्यायालयों की, इसी को एक लाइन में फिर कंसेप्ट बनाइए, इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। अभी बिहार एपीओ में एक क्वेश्चन आया था, बिहार एपीओ और जे का 2-3 क्वेश्चन आपका अभी बता दिया गया। बिहार एपीओ में आया था कि भारत में जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसको प्राप्त है, शक्ति किसको प्राप्त है? तो दिया था उच्चतम न्यायालय को, दूसरा उच्च न्यायालय, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मार कर आइएगा। और यूपी में आर्टिकल पूछा, जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 32, 226, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कर आएंगे? दोनों। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है? और हाई कोर्ट 226। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि टीपीए का अगर कोई प्रावधान मूल अधिकारों के विपरीत है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में उस पर विचार करेगा, और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? 226। अब एक हमने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, अलग से भी जानना है भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है? तो 3-4 अनुच्छेद आजकल पूछे जा रहे हैं। आपका 372 पढ़कर जाइएगा, 395 पढ़कर जाइएगा, 225 पढ़कर जाइएगा, और आपका 141 नेट में भी आजकल आ रहा है। यानी कि जो लोग एलएलएम किए हैं या कर रहे हैं और नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। फिर एक बार देखिए, चारों हम लिखवा देंगे कोरिलेट करके, अभी समझिए। अगर देखिए आपका 372, इसमें ये देगा कि संविधान पूर्व विधियों का एडाप्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है? अर्थात स्वीकार करने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है? अर्थात संविधान पूर्व विधियाँ वर्तमान में भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर लागू है? तो आपका कौन सा अनुच्छेद मार कर आएंगे? 372। इसके बाद आपका 395 बिहार जे में अभी हमने बताया, पूछा था, प्रीवी काउंसिल के निर्णय को
वर्तमान में भारत में प्रवृत्त रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस संवैधानिक आधार कौन सा आर्टिकल है? 395। अब 225 आइए। 225 में जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि उच्च न्यायालय प्रीवी काउंसिल के निर्णयों को सेट एसाइड या अपास नहीं कर सकते, उलट नहीं सकते, अर्थात प्रीवी काउंसिल के निर्णयों के विपरीत निर्णय नहीं दे सकते। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है? तो आपका 225 मार्क कराइएगा। हो सकता है कि ये नया क्वेश्चन बन जाए, अभी बना नहीं है, बनने का लेकिन चांस है, क्योंकि ऐसा मॉडल अब बनना शुरू हुआ। तो उस मॉडल पर देखिए, जैसे कोई मॉडल बने उस मॉडल पर अब आगे जितने क्वेश्चन आ सकते हैं तुरंत उन क्वेश्चनों को कवर करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में अब ऐसा मॉडल बन सकता है। तो फिर एक बार देखिए, प्रीवी काउंसिल के निर्णयों का भारत में उच्च न्यायालय सेट एसाइड नहीं कर सकते। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है? तो आर्टिकल कौन से मारेंगे? 225। और निर्णय, उच्च न्यायालय के निर्णय भारत में आज भी लागू रहेंगे भी। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस दूसरा अनुच्छेद बताया गया 395। भाई दोनों फिर एक बार देखिए, अगर ये देखिए प्रीवी काउंसिल के निर्णयों का भारत में वर्तमान में प्रवृत्त रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है? तो अनुच्छेद 395 मार्क कराइएगा। और हाई कोर्ट प्रीवी काउंसिल के निर्णयों से बाध्य हैं, पलट नहीं सकता और यानी कि सेट एसाइड नहीं कर सकता। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कॉन्स्टिट्यूशनल बेस में तो आर्टिकल आपका 225 मार्क कराइएगा। कौन सा अनुच्छेद? 225। एक और नेट में लगातार बन रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। ये किस आर्टिकल में है? इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है? तो आर्टिकल 141। दूसरी भाषा में इसको देखिए, पूर्व निर्णय या नजीर या जुडिशियल प्रेसिडेंट। पूर्व निर्णय, उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय, या इंग्लिश में जुडिशियल प्रेसिडेंट या उर्दू में नजीर कहिए। इसका ये नजीर भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल रट कर जाइएगा 141, यानी कि कौन सा? 141। ये भाई फिर बताया जाए, कई बार ये नेट में भी आ चुका है। अब आपका सबसे पहले, इसके बाद सामान्य बातें बताई गई। तो सबसे पहले टीपीए का निर्माण कराया जाता है और निर्माण के बाद आपका एक इतिहास पढ़ा जाता है। निर्माण के बाद आपका अन्य चीज़ें सामान्य देखी जाती हैं। देखिए आपका अब टीपीए का निर्माण कराया जाए। टीपीए का निर्माण यानी कि इसकी रचना कैसे हुई? तो रचना जब भी पढ़िएगा तो एक तो प्राचीन काल पढ़िएगा। देखिए हम पहले बना रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। प्राचीन काल के बाद आपको मध्यकाल पढ़ना है। मध्यकाल के बाद आपको अंग्रेजों का काल पढ़ना है। अंग्रेजों का काल, जब आप अंग्रेजों का काल पढ़ेंगे, इसी बीच 3-4 और देखेंगे। 3-4 ये देखेंगे कि साम्य का नियम देखेंगे, फिर इंग्लैंड इक्विटी का, फिर इंग्लैंड में साम्य न्यायालय हम पढ़ाएंगे। फिर 2 कानून बनवाया जाएगा, 1873 और 1875। फिर आपका
टीपीए का आधार हम बताएंगे। आधार आपका कभी काल पूछ लिया जाता है तो इंग्लैंड का कॉमन लॉ है। और आपका थर्ड लॉ कमीशन गठित करवाएंगे, कौन? तृतीय विधि आयोग। और तब टीपीए का निर्माण होगा। देखिए आपका एक एक करके चला जाए, प्राचीन काल से उठाया जाए और आपका अंग्रेजों के काल तक पहुंचा जाए। यहाँ से भले आपका टीपीए से क्वेश्चन एक बने, आपका विधि आयोग, लेकिन बिहार में मैं बता दूं आपका एक या दो क्वेश्चन निश्चित बनता है। जाकर आप साल पेपर देख लीजिए, आपका जो इक्विटी से आज बताया जाएगा, एक क्वेश्चन निश्चित आपका बिहार जे में आता है। तो आइए एकदम शुरुआत हम करते हैं संपत्ति के बारे में प्राचीन काल से। अभी संपत्ति की परिभाषा नहीं, कानून के बारे में बताया जा रहा है। परिभाषा आपका कल से शुरू हो पाएगी, क्योंकि पहले निर्माण करा दिया जाए, फिर कुछ सामान्य बातें, तब तो भाई संपत्ति शुरू किया जाए परिभाषा। तो 2 दिन में हम प्रयास करेंगे कि जो भूमिका है वह समाप्त हो जाए। और उसके बाद प्रयास ये करना है कि भाई कुछ लोग एलएलएम भी देने वाले हैं, तमाम एग्जाम हैं, तो सबसे पहले 2 या 3 दिन में जो प्री के क्वेश्चन हैं, सिद्धांत हैं, केस हैं, आपका कई लोग मांग कर रहे हैं कि सर केस एक जगह एकत्र करवा दीजिए ताकि हम अभी से रट्टा मारें। तो 2 या 3 दिन हम आपका सिद्धांत किस सेक्शन में समाहित है, जज का नाम और आपका केस इस बार पहले लिखवा देंगे। उसका फायदा ये रहेगा कि आप 3 या 4 पन्ने में लिखेंगे और किसी भी कंपटीशन में 80% प्री में आपका आ जाएगा। कुछ सेक्शन याद रहे तब, ये नहीं कि ऐसे ही। यानी कि इतिहास रहा है कि आप एलएलएम भी जाइएगा तो जो लिखवा जाएगा छांट छांट के 2-3 दिन में, तो वहीं 80% क्वेश्चन प्री में वहीं से आ जाता है हमेशा। 20% के लिए ही पूरा पंचौरा होगा और आपका पूरा पढ़ाना पड़ेगा। और आपका भाई तो अलग बात है, उसके बाद डिटेल में चला जाएगा ताकि दबाव भी न रहे। और जो लोग एलएलएम इत्यादि देना चाहते हैं अपना तैयार कर लें 3 दिन में। 3 दिन बहुत है प्री के लिए, उतना भाई क्रैश कोर्स में 4 दिन में समाप्त हो जाता है टीपीए। तो एक बार पढ़े रहेंगे तभी तो उधर जे आएगी, तो भाई आपका एक बार 5-6 दिन पढ़ा कर निपटा जाएगा एक एक धारा। तो फिर एक बार प्राचीन काल से शुरू करिए। प्राचीन काल में जो संपत्ति का अंतरण होता था वह कह सकते हैं कि आपका धर्म ग्रंथों के अनुसार ही ज़्यादा होता था, कोई निश्चित नियम नहीं था, क्योंकि संपत्ति अथाह थी। संपत्ति की कोई मारा मारी नहीं थी, जैसे आज हैं आपका उतना मारे मारी नहीं थी। मध्यकाल आया, मध्यकाल में मुस्लिम विध के नियमों के अनुसार संपत्ति का हैंडओवर होने लगा ज़्यादा। फिर अंग्रेजों का काल आया तो अंग्रेज ये देखे कि संपत्ति के अंतरण के बारे में कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था भारत में है ही नहीं। आपका कोई तीर घाट की व्यवस्था है तो कोई मीर घाट की, यानी कि न 3 में न 13 में। अर्थात हिंदू ला कुछ जगह लागू है वो अलग प्रावधान करता है, मुस्लिम ला लागू है वो अलग प्रावधान करता है। तो अंग्रेज ये सोचे कि एक सुव्यवस्थित कानून बनाया जाए जिससे भारत में कुछ नए नियम बनाए जाएं और इन नियमों द्वारा संपत्ति के ट्रांसफर के बारे में प्रावधान किया जाए। तो अंग्रेजों ने जब ये सोचा तो अंग्रेजों ने संपत्ति अंतरण से संबंधित कानून का मॉडल बनाने के लिए, मॉडल यानी कि प्रारूप, प्रारूप यानी कि फार्म, फार्म यानी कि नमूना, नमूना मतलब ड्राफ्ट या मसौदा, यानी कि एक मॉडल। मॉडल बनाने के लिए थर्ड लॉ कमीशन का गठन किया, यानी कि तृतीय विधि आयोग का गठन किया।
तृतीय विधि आयोग अब कार्य करना शुरू कर देता है और अपना तमाम लोगों से विचार विमर्श करता है, तमाम लोगों से पूछताछ करता है, सर हेनरी मेन से भी कुछ सलाह लेता है, सर हेनरी मेन से भी सलाह लेता है और आपका तत्पश्चात आपका ड्राफ्ट तैयार करता है। लेकिन और ड्राफ्ट तैयार करके अंग्रेजी सरकार को सौंप देता है और तब अंग्रेजी सरकार कानून बनाती है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो जब तृतीय विधि आयोग विचार कर रहा था, विधेयक को तैयार कर रहा था, तो उसने काफ़ी मेहनत भी किया और देखिए क्या क्या उसमें बीच में बातें हुई, वही बातें पढ़ाना है। देखिए आपका इंग्लैंड में पहले ध्यान से देखिए, इंग्लैंड के न्यायालय देखा जाए। एक इंग्लैंड में आपका विधि के न्यायालय है और एक आपका साम्य का न्यायालय। दोनों में पहला अंतर समझिए। एक ला के न्यायालय है जिसे हम विधि का न्यायालय कहते हैं और एक न्यायालय थे इक्विटी का यानी कि साम्य के। जो विधि के न्यायालय थे वह कानून का अक्षरशः पालन करते थे, अर्थात अगर न्यायालय में कोई विवाद उत्पन्न होता था और उस बारे में कानून था तो उस कानून के अनुसार ही वह अपना फैसला सुनाते थे। यानी कि विधि के न्यायालय विधि से क्या थे, बाध्य। एक लाइन में कहा जाए कानून का पालन करने के लिए क्या थे, बाध्य। लेकिन इंग्लैंड में एक और न्यायालय था और बिहार जे में पूछा भी गया था, उसे हम कहते हैं इक्विटी न्यायालय, साम्य न्यायालय। तो पहले तो इक्विटी शब्द समझिए, तब तो भाई आपका इसका न्यायालय बताया जाए। इक्विटी शब्द लैटिन के इक्विटास से बना है और इक्विटास का मतलब होता है समतल करना, बराबर करना, समता में लाना। अर्थात आपका इक्विटी का मतलब हुआ इक्विलिटी, इक्विलिटी मतलब समता। अर्थात कई विद्वानों ने तो ये कहा कि समता ही साम्य है और चूंकि समता का सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्य रूप से आर्टिकल 14 में समाहित है, तो अर्थात आर्टिकल 14 शुद्ध रूप से इक्विटी का ही रूप है। क्यों? क्योंकि समता ही क्या है, सम। समता साम्य समता से प्रसन्न होता है और असमता से क्या होगा, नाराज होता है। तो आखिर समता करती क्या है, एक दो उदाहरण से देखिए, थोड़ा दिमाग में बैठे। इक्विटी का भी मतलब बताया जा रहा है भाई। आपका इक्विटी का मतलब हुआ इक्विटास, लैटिन शब्द है। इक्विटास का मतलब होता है समतल करना, बराबर करना। तो बराबर कई चीज़ों को किया जाता है, ये देखिए। एक तो हम बराबर करते हैं, जैसे खेत जुताई होती है और मिट्टी इधर उधर हो जाती है तो प्लाऊ चलाते हैं और उसको क्या करते हैं, बराबर, ताकि पूरी मिट्टी क्या हो जाए, आपका बराबर हो जाए। दूसरा जो हम बराबर करते हैं वह समाज में बराबरी लाते हैं ताकि निचला तबका और ऊपर का तबका किस स्टेटस में आ जाए, बराबरी के। तीसरी जो बराबरी की जाती है आपका माने धन के बंटवारे में, तमाम बातों में की जाती है। लेकिन कानून में कैसे बराबरी लाएंगे, तो कानूनी भाषा में एक उदाहरण कम से कम देखा जाए। देखिए जहाँ तक इक्विटी की बात है, फिर एक बार समझिए, इक्विटी समता में विश्वास करती है। अर्थात समता का मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति
एक स्टेटस में है, एक हैसियत में है, तो उनके साथ समान व्यवहार किया जाए कि असमान? समान भाई उनके, लेकिन स्टेटस अगर अलग अलग हैं स्तर, तो उनके साथ अलग अलग कानून व्यवहार कर सकता है। ये इक्विटी का जो जन्म हुआ, आपका बिहार में पूछा गया था इस क्वेश्चन कि इंग्लैंड में किस न्यायालय को साम्य न्यायालय कहा जाता था? चांसरी न्यायालय। भाई रट कर जाइएगा, कौन सा न्यायालय? चांसरी, चांसरी न्यायालय। अब ये न्यायालय करते, पहले साम्य का विकास एक लाइन देख लिया जाए। साम्य की जो उत्पत्ति होती है वह रोम में होती है, ये भी आपका बिहार में पूछा गया है। साम्य की उत्पत्ति कहाँ होती है? रोम में। रोम में प्रेटर थे, तो साम्य की उत्पत्ति किसने की? तो रोम के प्रेटरों ने। जैसे कि वर्तमान में आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो रोम में उस समय प्रेटर होते थे। राजा कानून बना देता था, कानून, और प्रेटरों को ये अधिकार था कि कोई नया मामला आया और राजा द्वारा कोई कानून इस विषय पर बनाया नहीं गया है, तो जो जस्टिस के आधार पर, इक्विटी के आधार पर, नेचुरल जस्टिस के आधार पर, इत्यादि के आधार पर वो फैसला सुनाते थे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रोम से उत्पन्न हुआ। रोम से किसने उत्पन्न किया? प्रेटरों ने। ये दोनों क्वेश्चन बिहार में आ चुका है। फिर ये इंग्लैंड पहुंचा, और इंग्लैंड में किस न्यायालय का सृजन किया गया? चांसरी। तो ये भी बिहार में आया है तीसरा क्वेश्चन। चांसरी न्यायालय को एक लाइन और समझिए, यह जहां किसी विषय पर कानून नहीं था, कानून में कोई कमी थी या कानून का अभाव था, कानून दोषपूर्ण था, तो ये जो चांसरी न्यायालय थे ये कानून से बाहर जाकर फैसला सुनाते थे जो न्यायपूर्ण हो, जो जस्टिस के आधार पर, यानी कि न्याय के आधार पर, गुड कंसेंस के आधार पर, यानी कि अंतर आत्मा, अंतः चेतना, अंतःकरण। फिर बिहार में इसी बार आया था कि इक्विटी किस पर आधारित है? भाई पांचवा क्वेश्चन बिहार का इक्विटी से चल रहा है, साम्य से। इक्विटी किस पर आधारित है? गुड कंसेंस पर, अंतर आत्मा पर, अंतःकरण पर, यानी कि क्या होना चाहिए, तो जो होना चाहिए वो फैसला दिया जाएगा। यही इक्विटी है। तो इक्विटी न्याय पर आधारित है, शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है, प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन पर आधारित है, समता पर आधारित है, और इसमें बेईमानी और कपट का कोई स्थान नहीं है। अगला देखा जाए आपका, इंग्लैंड में ये न्यायालय काफ़ी प्रसिद्ध हो गए और लोगों को खूब राइट देने लगे। तो ऐसी दशा में इंग्लैंड की संसद ने दो कानून बनाया, और कानून बनाकर इस न्यायालय को ही समाप्त कर दिया, लेकिन इक्विटी समाप्त नहीं हुई। यानी कि इक्विटी आज भी है, जो अलग से उसके कोर्ट थे। ये बिहार में पूछा जा चुका है, छठवां क्वेश्चन बिहार का, कि किस सन में कानून बनाकर चांसरी न्यायालय को समाप्त किया गया। तो कानून हम बता दे रहे हैं, दो सन याद करके जाइएगा, कौन कौन? 1873 और 1875। कानून का नाम भी मैं बता रहा हूँ, द जुडिकेटर एक्ट, न्याय तंत्र अधिनियम। याद रखे रहिएगा, बिहार में कई बार बना है। न्याय तंत्र अधिनियम कब कब बना? तो 1873 में, 1875 में, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या मार कराएंगे? और किस कानून द्वारा आपका इक्विटी कोर्ट को समाप्त किया गया? दो। इक्विटी समाप्त की गई कि कोर्ट? हाँ, इक्विटी न कर दीजिएगा।
और इस न्यायालय को जो अधिकारता थे विधि के न्यायालयों को हो गई, यानी कि सामान्य न्यायालय अब दोनों फैसला देंगे। इक्विटी कोर्ट समाप्त हुआ, इक्विटी नहीं हुई, रट डालिएगा। अब आगे देखा जाए देखिए इस साम्य न्यायालय के सामने एक दो उदाहरण और बता जाए भाई, एक उदाहरण, उसके बाद आपका लास्ट किया जाए और टीपीए का निर्माण करा दिया जाए। देखिए आपका उदाहरण ये देखना है कि एक इक्विटी का अच्छा उदाहरण आप अयोध्या विवाद देख सकते हैं, जहां की सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान को स्वामी माना, लेकिन इक्विटी बनी रहे, समता बनी रहे, आपका न्याय बना रहे, इसलिए न्याय के आधार पर बिना मांगे ही मुस्लिम पक्षकारों को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया। इसी को इक्विटी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट केवल लॉ का न्यायालय नहीं है, वह इक्विटी या साम्य का भी है, और साम्य के लिए बिना मांगे भी हक दे सकता है। और इसका सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है? अयोध्या विवाद, जहाँ की 5 एकड़ जमीन दी गई कि बराबरी समाज में क्या हो, बनी रहे। इसी को इक्विटी कहा जाता है, बिना मांगे भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अगला देखिए, ये जो चांसरी न्यायालय थे समाप्त होने के पहले तमाम बिंदुओं पर फैसला दिए थे, और ज़्यादातर फैसला प्रॉपर्टी के मामले में दिए थे, यानी कि जहां कोई कानून नहीं था, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ, तो ये इक्विटी कोर्टों ने न्याय के आधार पर जो होना चाहिए, साम्य के आधार पर, उचितता के आधार पर फैसला सुनाया था संपत्ति के मामले में। और जब थर्ड लॉ कमीशन टीपीए का निर्माण करने लगा, संपत्ति के अंतरण का कानून बनाने लगा मॉडल, तो जो इक्विटी कोर्ट के फैसले थे उन्हीं फैसलों को ज़्यादा स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो न्याय पर आधारित थे, साम्य पर आधारित थे। अतः टीपीए जो बनी है, ये हम कह सकते हैं कि 80% लगभग प्रावधान वही हैं जो इक्विटी कोर्टों ने अपने निर्णयों के माध्यम से संपत्ति के मामलों में दिया। यानी कि 80% इसमें प्रावधान साम्य न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय ही हैं, मैं बता दूं। अर्थात इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ेंगे तो कम से कम इंग्लैंड का एक केस ज़्यादातर देखेंगे कि किस केस में ये बात कही गई, या तो हूबहू भारत में रख दिया गया वह निर्णय, या उसमें कुछ सुधार करके रखा गया, या उसके विपरीत रखा जाएगा। लेकिन 80% मैं बता दूं प्रावधान इसमें किसके होंगे? जो इक्विटी कोर्ट ने उस समय क्या सुनाया था, फैसला। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हम टीपीए पढ़ेंगे, ये जो टीपीए हैं मुख्य रूप से साम्य न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में जो सिद्धांत थे, उन्हीं सिद्धांतों को टीपीए में बेयर एक्ट में समाहित कर दिया गया है। तो इस प्रकार आपका एक सामान्य बात बताई गई, और फिर आपका 15 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, और फिर एविडेंस चलेगा। कल आगे फिर अभी एक लेक्चर और सामान्य बातों के बारे में होगा, और तब कानून शुरू कर देना, यानी कि भूमिका ज़्यादा नहीं खींचना है, 2 लेक्चर में भूमिका समाप्त कर देनी है। तो 15 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, फिर आपका एविडेंस चलेगा।